नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज यहाँ हम फिर से वहारे हमदर्द का दूसरा भाग देखने वाले हैं। पहले भाग में हमने जानकारी ली थी कि किस प्रकार से लेखक की एक दिन दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद उन्हें वहाँ पर उपस्थित जो लोग होते हैं वो अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, और जब अस्पताल में वो भर्ती करवाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो पैर है, जो टांग है, वो टूट गई है। और उसके बाद जिस प्रकार से सार्वजनिक अस्पताल के बारे में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है कि सार्वजनिक अस्पताल यानी एक प्रकार से मौत को बुलावा, इस प्रकार से उनका कहना था। मतलब सार्वजनिक अस्पताल की स्थिति उस दिन हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से होती है। आप सभी को पता है कि सार्वजनिक अस्पताल में जिस प्रकार से साफ़ सफाई होनी चाहिए उस प्रकार से होती नहीं है, जो देखभाल होनी चाहिए उस प्रकार से होती नहीं है, ऐसा हमारा तजुर्बा है, जिस वजह से वो काफ़ी चिंतित होते हैं। उसके बाद टांग से ज़्यादा फिक्र उनको उन लोगों की हुई थी जो उनको हमदर्द। आपको पता है कि हम जब भी बीमार होते हैं तब हमको हमदर्दी दिखाने हमारे रिश्तेदार, मैं जो दोस्त है, जो भी है, वो लोग हमको रिश्तेदारी दिखाने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो उन्हें ऐसे लगता था कि मिलने वालों का ख्याल आते ही उन्हें ऐसे लगता था कि उनकी दूसरी टांग भी टूट जाए। तो इसके बाद का भाग हम आज देखेंगे। अगर आपको ठीक से पहला भाग ध्यान में नहीं आया तो आप पहला वीडियो है उसे खोलकर देखिए, उसमें आपको पहला भाग ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। आपको पता है कि कोई हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार होता है, और जो भी व्यक्ति हमारे दोस्त परिचित जब बीमार होते हैं तो हम उसे देखने के लिए जाते हैं अस्पताल में या घर में, और उसी का एहसान चुकाने के लिए कि ये आया था जब हम बीमार थे तो ये इंसान हमको देखने आया था, तो उसी प्रकार से आज मैं बीमार हूँ तो इन लोग देखने, तो एक प्रकार से जो औपचारिकता होती है वो निभाने के लिए सिर्फ ये लोग आते हैं। दिल में कोई आत्मीयता वगैरह रहती नहीं, ऐसी उनका मानना था, इसमें से दिखाई देता है। और दूसरी बात, वो बताते हैं कि किस प्रकार से कि वक्त सब पर आता है। कल मैं बीमार था तो आज तुम बीमार हो, है कि नहीं? तो ये वक्त, बीमारी से कोई बचा हुआ नहीं है, ये जीवन का एक चक्र है जो सभी के जीवन में ही आता है। आगे देखते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। मतलब पहले से ही पेशेंट दर्द के मारे, आप जब बीमार होते हैं, जब अस्पताल में पेशेंट भर्ती होता है मरीज, तो अपने परेशानी में होता है, उसके दुख दर्द में होता है, और वहाँ पर मिलने वाले आते हैं, वही प्रश्न पूछते हैं, कैसी हुआ, कब हुआ, और जिसकी वजह से। और कुछ लोग तो सिर्फ औपचारिकता, मतलब बीमार है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं तो उनका पड़ोसी हूँ लेकिन गया नहीं तो लोग, मतलब लोगों का देखने का नज़रिया कैसे, ऐसे भी बहुत लोग रहते हैं, आपने देखा होगा जीवन में, है कि नहीं? तो औपचारिकता ने निभाने, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं आया था, आप भी जब बीमार थे तो मैंने अपनी जवाबदारी ठीक से निभाई। ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती है। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। मतलब ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं ऐसे लोग कि मैं आया था। बहुत से लोग हैं ये, जैसे आपने देखा होगा कि नेता लोग, अगर बड़ा हादसा हुआ तो सिर्फ एक हमदर्दी जताने के लिए जाते हैं कि मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा है और मुझे कितनी यहाँ के लोगों की चिंता है। तो एक औपचारिकता है। ऐसे में एक दिन मैंने तय कर लिया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। इस वजह से जो लेखक थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे, और उन्होंने सोचा कि ये जो आने जाने वाले का तांता इसी तरह लगा रहेगा, तो अब जो भी आएगा मैं बिल्कुल आँख नहीं खोलूँगा, और मैं उनको ऐसे लगेगा कि मैं सोकर हूँ और वो चुपचाप चले जाएंगे, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए, उन्हें सोचा कि आज मैं चुपचाप ही पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए, मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय वह सोचने लगी, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर जब मैं
आंखें नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्सों को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो इस प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं कि जब हमारे उनके ऑफिस के एक जो बड़े बाबू थे, जब वो उनसे लेखक से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि जो लेखक है वो सोए थे। तो कोई समझदार व्यक्ति होता तो वो क्या करता था कि अगर पेशेंट सोया है तो वहाँ से चले जाते थे, फिर मिलने आते थे। लेकिन उन्हें दिखाना था कि उन्हें कैसी पता चलेगा कि मैं उनसे मिलने आया। तो उसे दिखाने के लिए वहाँ रुके और धीरे धीरे जो लेखक जो आराम कर रहे थे उनको हिलाना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो आँख ही नहीं खोल रहे हैं तो उन्होंने उसी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया, जिसके कारण वो दर्द के मारे लेखक चीखते हुए जाग उठे। और वो जो बड़े बाबू थे वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा। तो इस प्रकार के भी विचित्र लोग दुनिया में काफ़ी पैमाने में आपको नज़र आएंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कैसी है, लोगों को सिर्फ आज के ज़माने में आपको पता है कि जो औपचारिकता है वो दिखाना पसंद है। उनको दिल से किसी चीज़ को करना पसंद नहीं है, लेकिन बस मेरे साथ इतने साल काम किया, मेरे साथ स्कूल पढ़ा, तो कुछ ना कुछ मेरे उसके दुख में मुझे एक मतलब हिस्सा बनना, इसीलिए वो वहाँ पर जाते हैं। वैसा उनका दिल से कोई संबंध नहीं होता, ये आपको इसमें से पता चलता है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। और मोहल्ले वाले अपने जैसे जिसको समय मिलता है वैसी वैसी वो आते हैं। और जो उनके मोहल्ले में एक सोनाबाई थी, वो अपने चारों बेटों के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पर उनको देखने आई थी। तो लेखक काफ़ी डरे हुए थे, उनको लगा कि आज फिर से मेरे साथ कोई ना कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों को कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो मतलब जब वो अस्पताल में पहुंची तो उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि ये देखो बच्चों, ये चाचा जी है जो लेटे हैं। तो इस पर इसने इस अंदाज से दिखाया जैसे हम चिड़ियाघर में जाते हैं जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणी होते थे, हम बच्चों को दिखाते, देखो ये शेर है, ये बंदर है। तो उस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को उनका परिचय कराया। तो इस प्रकार से हास्यात्मक चीज़ें जीवन में घटित होती है जब हम अस्पताल में होते। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पे चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ से मेरा ध्यान बटाया। मतलब बच्चे हैं, बच्चे सुनने वाले नहीं हैं, तो वो क्या करने लगे, वो खेलने लगे। एक कुर्सी पर पड़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा। सोनबाई की छोटी लड़की दवाई की शीशी लेकर कथकली, एक डांस का प्रकार है कथकली, वो करने लगी। तो जिस वजह से जो आवाज़ थी रफ रफ की, उसकी वजह से उनका जो ध्यान था वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्या देखता हूँ कि सोनबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। आपको पता है कि लेखक के पैर को बहुत बड़ी ज़्यादा चोट आई थी, जिस वजह से उनकी एक टांग जो थी तकिए के सहारे रखी थी और उसको जो रेत की जो थैली थी उससे बांधा हुआ था ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके। लेकिन यहाँ पर उनके बच्चे आकर उससे क्या करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे बॉक्सिंग की। मैं इसके पहले कि उसने मना करता, सोनबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। मतलब अभी लेखक कुछ बोलते उसके पहले ही लड़की ने अपना काम कर दिया। मतलब वो जो शीशी थी कांच की वो नीचे पटक दी। सोनबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। मतलब सोनबाई की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उसका सोचने का तरीका था कि पहले तो थोड़ी सी लड़की की तरफ घूरी उसने, बाद में उसी बात को हंसी में टालते हुए लेखक को भैया पेड़े खिलाओ, पेड़े, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई मतलब क्या हुई, बीमारी गई। तो इस प्रकार से उसने बात को सुलझाने का प्रयास किया। इसके 2 घंटे के बाद सोनबाई गई यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर से काँप गया। मतलब इसके बाद जाते समय सोनबाई जब गई तो उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊँगी
और जिसकी वजह से लेखक एकदम डर गए, उनको एकदम ज़्यादा डर लगने लगा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष कर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। कुछ कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो दूसरे गांव से मिलने आते हो तो हद ही कर देते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से मैं निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर उल्टा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल से कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? मतलब कुछ कुछ रिश्तेदार तो इतनी हद कर देते हैं, मतलब उनको अंदर से आप बहुत बार देखा होगा, कोई गुजर जाता है तो लेडीज़ लोग काफ़ी विलाप करते हैं। उसमें से कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जिनको रोना भी नहीं आता है, लेकिन वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए आँख में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए हमने काफ़ी बार इसमें देखा है कि नहीं? इस प्रकार से होता है। और कोई कोई जो परिवार के लोग होते हैं जिन्हें सही में सदमा लगा होता है, उनकी आंखों में सही में आंसू भी आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे में के सामने आकर रुकी उनके। उसमें से निकलकर एक आदमी डायरेक्ट उनकी छाती पर आकर उल्टा होकर रोने लगा और उन्होंने कहा कि हाँ, ये तुम्हें क्या हो गया? कार वाले को भला बुरा कहने लगा। तो इन लेखक मन में सोच रहे थे कि अगर मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? मतलब तू क्यों इतना टेंशन में आता है? तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तू तो सही सलामत है, फिर तू क्यों इतना टेंशन में आता है? वह थोड़ी देर मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। तो इस तरीके से लोग होते हैं, अपनी भावनाओं में इस तरह बह जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता है कि हमारा रिश्तेदार कौन है या हम किसको मिलने आए हैं। गलती से दूसरे ही कमरे में चले जाते हैं और हम अपना दुखड़ा वहाँ जाके रोते हैं और बाद में जब समझ में आता है तो इस प्रकार से भी घटनाएं काफ़ी होती हैं। आजकल लोग ठीक से बात बताते भी नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में। फिर वो कहने लगा कि आजकल लोगों को पूछा तो बराबर बताते भी नहीं है, शायद क्योंकि वो गुप्ता जी से मिलने आए थे तो वो कहते कि शायद गुप्ता जी का कमरा बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया। तो इस प्रकार के भी नमूने हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे, जो नाटक उन्होंने इनके साथ आकर किया, उनका दोस्त समझ, वही सेम नाटक वो अपने पड़ोस के कमरे में जाकर वो करने लगे, जो लेखक को साफ साफ सुनाई दिया। मतलब ये पहले से रटा रुटाया नाटक होता है जो हमें वहाँ जाकर प्रदर्शित करना होता है। बहुत से लोग इसी प्रकार से अपनी जो हमदर्दी है दूसरे के प्रति दिखाते हैं। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों को दे दिया। मतलब सबसे ज़्यादा गुस्सा लेखक को अपने पत्नी पर आया, क्योंकि लेखक की पत्नी ने एक ज़्यादा होशियारी की काम कर दी थी। उसने उस आदमी को अपने पति का रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के जो पैसे थे वो उन्होंने खुद दे दिए थे अपने तरफ से, जिसकी वजह से लेखक का नुकसान हो गया था, जिस वजह से वो काफ़ी गुस्से में थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमदर्दी जताने के लिए सभी तरह के लोग आते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक रिवाज बोल के एक समाज के प्रति हमारी कुछ लेना बोलकर हम वहाँ पर मिलने गए। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। आपको पता है कि कवि होते हैं, कुछ कुछ कवि काफ़ी ख़राब लिखते हैं, तो ऐसी एक कवि थे श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी मतलब बकवास कविताओं से सारा जो शहर था वो परेशान था। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखकर भाग खड़ा। लेखक हमेशा उनसे कतराते थे, जब भी वो रास्ते में दिखते थे वो वहाँ से भाग जाते थे। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिला के बिना नहीं
छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। मतलब जो भी मिलता था, जिस प्रकार के भी लोग मिलते थे, वो 10-20 कविता उन्हें सुना ही देते थे। एक दिन बगल में झोला दबाए वो भी उनसे मिलने पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आप ही के बारे में सोचता था। उन्होंने आते ही कहा कि मैं 4-5 दिनों से इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मैं कवि सम्मेलन में पूरी तरह व्यस्त यानी बिजी था। और सच में जब जहाँ पर भी मैं कार्यक्रम कर रहा था, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। ऐसे उन्हें बताने लगे। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में ये कविता, और रात भर आपके बारे में सोचकर नींद नहीं आई और मैंने आपके बारे में सोचते सोचते आप ही के ऊपर एक कविता बनाई। यह कहकर झोले से उन्होंने डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे। तो कविता सुनिए, काफ़ी मज़ेदार है। असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। इस तरह की बेतुकी कविता उन्होंने तैयार की और वो लेखक को आकर वो सुनाने लगे। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी आंखें पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब मुझसे कहाँ भागेगा। मतलब लेखक सुनने के बाद, कविता सुनने के बाद उनकी आंखों की तरफ देखकर वो बोल रहे थे कि बोल अब तू यहाँ से कहाँ से भागेगा। तू नहीं भाग सकता है क्योंकि ये कविता तेरी टांग टूटी है और तू कई लेखक वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। मतलब इस प्रकार के लोग होते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, लेकिन आने के बाद उनके साथ बात करना पड़ता है, उनकी बातें सुनना पड़ता है और उनसे बड़े ही मुश्किल से पीछा भी छुड़ाना पड़ता है। तो ये जीवन का एक सच है। जो लोग हमें पसंद नहीं होते, उनकी बातें हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन कभी कभी उनको भी सुनना पड़ता है और उनको भी हमारे जीवन में झेलना पड़ता है। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थनाएं करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। लेखक भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि मेरी टांग तोड़ी उसका मुझे ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन अगली बार जब तुझे ये करना है, मेरी दूसरी टांग तोड़नी है, तो ज़रूर तोड़ना, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना जहाँ पर मेरा कोई भी परिचित, मुझे जानने वाला नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो हमदर्दी दिखाने के लिए, सिर्फ हमदर्दी, उनको बाकी कुछ लेना देना नहीं होता है, उन्हें कोई सहानुभूति नहीं होती है, सिर्फ हमदर्दी दिखाने आते हैं, ऐसी बेदर्द लोगों से मैं बच पाऊँगा। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि लेखक ने बड़े ही प्रभावी ढंग से अपना जो आशय था, उन्हें जो कहना था, तो हास्यात्मक ढंग से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आज के युग में हमदर्दी दिखाने वाले इस प्रकार के लोग हमें समाज में जहाँ वहाँ मिल ही जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो ये एक अच्छी कहानी है, हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है, काफ़ी आसान कहानी है। इस पर आधारित स्वाध्याय हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न छुड़ाने के लिए देता हूँ। तो पहला प्रश्न आप देखिए, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारत। क्या क्या उन बच्चों ने शरारत की अस्पताल में आने के बाद, वो इस 4 बॉक्स में आपको लिखनी है। ये हमने देखा है कि सोनाबाई के 4 बच्चे आने के बाद उन्होंने क्या क्या शरारत की। तो आपको कुछ नहीं करना है, परिच्छेद पढ़ना है ध्यानपूर्वक और लिखना है। अभी आप 10वीं में हैं तो आपको परिच्छेद पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप परिच्छेद पढ़कर परिच्छेद को पूरी तरीके से समझ जाएंगे, तभी आपको ये जो आकलन कृति है इसे छुड़ाना काफ़ी आसान होगा। दूसरा प्रश्न है, सोनाबाई की मान्यता। सोनाबाई की क्या मान्यता थी? मान्यता यानी धारणा, उनको क्या लगता था सोनाबाई को, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपको लिखना है। तीसरा आपको लिखना है कि अगर आप, ठीक है, ये 2 प्रश्न आज छुड़ाइए, बाकी के प्रश्न हम अगले इसमें लेंगे। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद। धन्यवाद।